बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। बेटा, एक्सरसाइज 3.1 पे जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी जिन क्वेश्चंस को हम वेरिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन करने हैं। बेटा, जो वेरिएशन है वो दो तरह की होती है, यानी वेरिएशन की कितनी टाइप होती हैं? दो टाइप्स होती हैं बेटा। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। जो एक्सरसाइज 3.2 है वो बेटा हमारे पास डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, बेटा उनका क्या मतलब है। तो बेटा सबसे पहले है डायरेक्ट वेरिएशन। जी बेटा, तो सबसे पहले क्या है बेटा हमारे पास? डायरेक्ट वेरिएशन। बेटा जो वेरिएशन का वर्ड होता है वो जस्ट रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता था, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता था? रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वेरिएशन मीन होता है जस्ट दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन। बेटा ये रिलेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। बेटा एक रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन और दूसरे जो वेरिएशन होती है उसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। बेटा जो डायरेक्ट वेरिएशन होती है हमारे पास वो ये होती है बेटा, दो क्वांटिटी के दरमियान इस तरह का रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो। जैसे सपोज वी हैव टू क्वांटिटी, वन इज रेडियस एंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेकंड इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बेटा दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी ये जो बेटा ये होती है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और बेटा ये जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो बेटा होता है रेडियस और ये होता है सर्कमफेरेंस। बेटा अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो बेटा जो सर्कमफेरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। अगर बेटा हम रेडियस को कम कर देंगे तो सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी दो क्वांटिटी के दरमियान ऐसा रिलेशन कि बेटा अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, या अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो बेटा ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेटा अगर डायरेक्ट वेरिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर बेटा डायरेक्ट वेरिएशन की अगर हम डिफाइन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी सच दैट, या इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, और if we decrease one quantity the other quantity या the second quantity also decrease। इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या हो? इंक्रीज हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? द if two quantities are related in such a way if we increase one quantity the second quantity, या अदर लिख लें या सेकंड लिख लें, द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, और इफ वी डिक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी also decrease, is called direct variation। वेरिएशन। ठीक है बेटा,
जैसे बेटा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि जैसे ये मेरे पास बेटा ये जो होता है, ये मेरे पास होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, जैसे ये मेरे पास बेटा होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये देखें, ये बेटा सेंटर से लेके रेडियस तक का जो सर्कमफेरेंस का फासला होता है, ये होता है रेडियस और ये होता है सर्कमफेरेंस। यानी एक को मैंने इंक्रीज किया तो ये बेटा सर्कल भी बड़ा हो जाएगा, यानी एक को बड़ा किया तो दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब बेटा जो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन हो दो क्वांटिटी के दरमियान, उनको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, यानी उनकी नोटेशन क्या है। द इफ x एंड y आर टू क्वांटिटी, सपोज किया कि हमारे पास एक x और एक y है, आर टू क्वांटिटीज एंड its direct variation is denoted by, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हमारे पास हो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के, या x डायरेक्ट वेरिएशन y, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये x होएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, इसको क्या पढ़ते हैं वेरिएशन, और ये हमारे पास होगा सेकंड क्वांटिटी। यानी हम जब इसको मैथमेटिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट क्वांटिटी, फिर प्रोपोर्शनैलिटी और फिर सेकंड क्वांटिटी, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे। यानी दो क्वांटिटी के जब डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम पढ़ते थे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, x डायरेक्ट वेरिएशन है y, और बेटा जब हम इस प्रोपोर्शनल को खत्म करते तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, k और y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा जी। बेटा तो हम देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। बेटा इन्वर्स का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है, यानी जैसे हमारे पास 5 और 1 और 5 इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स का मतलब ही उलट होता है। मीन इसमें बेटा क्या होगा, अगर दो क्वांटिटी के दरमियान इस तरह का रिलेशन होगा कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी एक बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। जैसे बेटा हमारे पास एक मकान है, उसको बेटा जो 20 मजदूर हैं वो 10 दिनों में बनाते हैं, लेकिन बेटा अगर मैं 20 मजदूरों की बजाय 40 मजदूर कर दूं तो बेटा वो 5 दिन में बना लेंगे। यानी हमने मजदूर को बढ़ाया तो बेटा जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। यानी इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे, इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी द सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, तो क्या डेफिनेशन इसकी लिखेंगे बेटा, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड मीन इनके दरमियान रिलेशन इस तरह का हो, इन सच अ वे इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी, यानी अगर हम एक क्वांटिटी को बेटा क्या करें, बढ़ा दें, द सेकंड क्वांटिटी या द अदर क्वांटिटी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके बरक्स भी होगा। मीन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो सेकंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बेटा अगर एक मकान को 20 मजदूर, यानी एक मकान बेटा 20 मजदूर कितने दिन में बना रहे हैं बेटा, 10 दिन में। यानी ये हमारे पास डेज हैं, और सॉरी ये बेटा 20 मजदूर ये डेज हैं, और ये मेरे पास 10 क्या है बेटा, लेबर। ठीक है, अगर बेटा ये मैं डे 40 कर दूं या डेज को मैं बढ़ा दूं, डेज में मैं अगर मजदूरों की तादाद को बेटा 20 कर दूं तो बेटा वो कितने दिनों में बना लेगा, वो 10 दिन में बना लेगा। यानी अगर आपने लेबर को डबल कर दिया तो दिन हमारे क्या हो जाएंगे, कम। यानी लेबर पहले क्या थी 10, अब हमने क्या कर दी 20, लेबर को बढ़ा दिया तो दिन क्या हो जाएगा, कम। यानी हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम। यानी इसको बढ़ाया हमने, लेबर को बढ़ा दिया तो डेज क्या हो गए, कम। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। बेटा अगर दो क्वांटिटी सपोज के एक एक्स और एक वाई है, अगर एक्स हमारे पास वाई के साथ इन्वर्सली रिलेशन में हो या इनवर्स वेरिएशन में हो तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, इफ
x is इनवर्सली या इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स वेरीज या इनवर्सली विद वाई या टू वाई विद वाई। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे बेटा, x डायरेक्टली बेटा इस तरफ हम क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी अगर इस तरफ x है तो इस तरफ क्या आ जाएगा y। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो बेटा कांस्टेंट लगाएंगे k ओवर k और साथ में आ जाएगा 1 ओवर y। ठीक है बेटा, यानी अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेटा जो वेरिएशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। बेटा फर्स्ट वेरिएशन का नाम होता है डायरेक्ट वेरिएशन। बेटा डायरेक्ट का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं। और दूसरा इन्वर्स वेरिएशन मीन कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी, इन्वर्स का मतलब ही उलट होता है, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी या दूसरी को कम करेंगे तो पहली बढ़ेगी, यानी ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्स वेरिएशन। आइए अब हम देखते हैं बेटा जो हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज है वो बेटा उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है, तो उनको कैसे सोल्व करना है। बेटा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन जो फाइंड करने का या क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। बेटा सपोज किया कि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल के तौर पर वैसे बता रहा हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आपको थीम का पता होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे लेके चलना है। बेटा क्वेश्चन में होगा सपोज कि ऐसे होगा, इफ x वेरीज y, यानी x डायरेक्टली वेरीज विद y एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ऐसे होगा। फिर वो बेटा हमारे पास कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास बेटा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, यानी पहले उनका रिलेशन दिया होगा, फिर जितने भी वेरिएबल के दरमियान रिलेशन होगा उनकी वैल्यूज को इकट्ठा देगा, फिर हमें टारगेट देगा। तो बेटा हमने क्या करना है, बेटा ये मेरे पास हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, बेटा ये x डायरेक्टली को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा y, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। क्लियर है बेटा। बेटा जब उसने पहली वैल्यूज इकट्ठी दी होंगी, जैसे अगर इसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 वैल्यूज होंगी, अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 4 वैल्यू होंगी। बेटा ये वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, k की वैल्यू निकालनी, यहां पे लिखेंगे टू फाइंड k x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, पुटिंग इन 1। पुटिंग किसमें करेंगे बेटा, हमेशा 1 में तमाम चीजों को पुट करेंगे। बेटा ये x है तो x का मीन 2, बेटा दिस इज k एज इट रहेगा, y मीन 3। बेटा अगर हमें k चाहिए तो ये 3 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k का आंसर क्या आ जाएगा 2/3। देन बेटा हम टारगेट को पढ़ेंगे फाइंड x, मतलब आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, और y की वैल्यू कितने बेटा 2, किस में पुट करेंगे बेटा, पुटिंग इन, हमेशा बेटा 1 में ही पुट करेंगे। ठीक है, ये बेटा 1 है, ये x आ जाएगा। बेटा ये मेरे पास k है तो k की वैल्यू क्या है 2/3, और बेटा y का मतलब कितना है 2। बेटा जब ये देखिए ये कैंसिलेशन नहीं होती तो x का आंसर क्या आ जाएगा 4/3, यही हमारी रिक्वायरमेंट होगी। दोबारा बेटा मैं इस थीम को रिवाइज कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले हमको रिलेशन दिया होगा, ठीक है बेटा, फिर बेटा रिलेशन को हम लिखने के बाद जब प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो k लगाएंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर बेटा जितने भी वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होगा उसकी वैल्यू इकट्ठी दी होंगी, तो बेटा इन वैल्यू की मदद से हमने कांस्टेंट को फाइंड करना है। जब कांस्टेंट आ जाएगा तो बेटा आगे हमें टारगेट दिया होगा, हम उस टारगेट को अचीव करेंगे इजीली। तो आइए हम जो एक्सरसाइज 3.1 है उस 3.2 है उसको स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है बेटा, इसकी जो टोटल क्वेश्चन है वो मेरे पास 13 है। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो बेटा ये है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 3, मीन ये दोनों इकट्ठे दिए हैं तो हम k निकालेंगे। आगे फाइंड, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला कहता है y की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ x, नंबर 2 y की निकालो जबकि x की वैल्यू दी हुई है, और थर्ड पार्ट में कहता है कि फाइंड x और y की वैल्यू आपको दी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जी बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में आते हैं बेटा, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी एज एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बेटा इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन आता है। तो बेटा जो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2
बेटा उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटा मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ। बेटा उसने बोला है इफ y वेरीज डायरेक्टली, उसने बोला इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो बेटा ये y, बेटा ये डायरेक्टली x, अगर इनवर्स होता तो बेटा इसको रेसिप्रोकल लिखते। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा y, प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो k, और साथ में क्या आ जाएगा x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है वो k निकालना, तो लिखेंगे टू फाइंड k, टू फाइंड k, यानी हम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि वो एट अ टाइम वैल्यू देंगे। जैसे y की वैल्यू 8 दी है और x की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू बेटा 8 एंड x इज इक्वल टू 2। बेटा किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, यानी हम इसको बेटे किस में पुट करेंगे, 1 में। ये बेटा 1 है, 1 में y की जगह पे 8 लिखेंगे और x की जगह पे 2 लिखेंगे। बेटा जब 1 में पुट करेंगे दिस इज y का मतलब 8, बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमारे पास x की जगह पे 2। बेटा ये 2 हमारे पास इस तरफ मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 2 ये हमारे पास आ गया k। दिस इंप्लाइज दैट 2 4 द 8, तो बेटा जो k का आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 4। ले जी पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब बेटा जो उसने स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 उसने बोला है फाइंड y इन टर्म ऑफ x। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने y का आंसर निकालना है और उसमें x भी आना चाहिए। तो ये देखिए बेटा, ये आप लोगों ने बेटा k की वैल्यू निकाली है, k इज इक्वल टू 4। बेटा इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1, यानी जो हमारे पास k का आंसर आया उसको किस में पुट करते हैं, 1 में। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू k का मीन 4 और साथ में x। ये देखिए ये y का आंसर आया लेकिन आंसर में x भी है, तो इसे बेटा क्या लिखेंगे, y इन टर्म ऑफ x, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उसने बोला है फाइंड y, यानी आपको y निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। इट्स मीन कि आपको y की वैल्यू को निकालना है, और जो x की वैल्यू उसने दी है वो कितनी दी है, 5 दी है। बेटा किस में पुट करेंगे, पुटिंग बेटा करेंगे किस में, हमेशा 1 में इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको हम ज़्यादा इक्वेशंस का नाम नहीं देंगे, फिर बेटा आप लोग पजल होंगे। हमेशा आप इक्वेशन एक ही रखें और जितने भी आपने रिक्वायरमेंट्स होंगी या जितने भी आंसर निकालने हैं उनको y 1 के अंदर पुट करते जाएं और हमारे आंसर निकलते जाएंगे। जैसे बेटा ये हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा y। बेटा k का मतलब कितना है, ये k, तो k की वैल्यू कितनी है, 4, और x की वैल्यू कितनी है, 5। तो बेटा जो y का आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 4 5 द 20। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसकी बेटा जो स्टेटमेंट है वो ये है, पार्ट नंबर 3 उसने बोला x निकाले व्हेन फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28, यानी अब आपने x की वैल्यू को निकालना है, और जो हमारे पास बेटा y की वैल्यू वो कितनी है, 28। इट्स मीन आपको x की वैल्यू को निकालना है और जो y की वैल्यू वो कितनी है, 28। बेटा किस में पुट करेंगे, हमेशा 1 के अंदर पुट करेंगे। बेटा पुटिंग इन 1, यानी इन वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 1 में। ये 1 है बेटा, ये आ गया y, तो y का मतलब 28। फिर बेटा ये मेरे पास आ गया k, तो k का मतलब 4, और ये मेरे पास आ गया x। बेटा हमें वैल्यू x की चाहिए, तो 4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये मेरे पास आ जाएगा x। बेटा ये 4 7 दा, और जो x का आंसर बेटा आएगा ये आएगा क्या, 7। यानी हमारे जो तीनों टारगेट थे वो अचीव हो गए। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह की है। उसमें बेटा हमारे पास जो पार्ट हैं वो 2 पार्ट हैं। उसने बोला है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, जैसे उसमें था बेटा, इसमें उसने बेटा अल्फाज में लेके दिया था, इसमें उसने मैथमेटिकल खुद लिख दिया। अब देखो ये y की वैल्यू और x की वैल्यू दी है, यहाँ भी y की वैल्यू और x की वैल्यू दी है। आगे लिखा फाइंड और फाइंड। नंबर 1 y इन टर्म ऑफ x, यहाँ पे भी y इन टर्म ऑफ x। दूसरा x व्हेन y इज इक्वल टू 28 एंड y व्हेन, मतलब वही पिछला सेम क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको देखते हैं जी। तो बेटा उसके बाद हमारे पास ये है जो क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है। बेटा उसने बोला है कि y वेरीज डायरेक्टली
एज एक्स, इसका मतलब है कि ये y ये k आ जाएगा और ये x आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सबसे पहले हमारा टारगेट होता है k निकालना। जब हमने बेटा k निकालना है तो उसने इकट्ठी वैल्यू दी है, y की वैल्यू कितनी दी है 7 और x की वैल्यू 3। इट्स मीन इनको हम इस्तेमाल करके कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखते हैं टू फाइंड k, यानी आपने k निकालना है तो y इज इक्वल टू बेटा कितना है 7 एंड x इज इक्वल टू कितना है 3। बेटा पुटिंग करते हैं किसके अंदर 1 के अंदर, हमेशा हम 1 में ही पुट करेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज 1, ये बेटा 1 है तो 1 का मीन क्या है, y का मीन क्या है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ये हो जाएगा k और ये x है तो x का मतलब 3। बेटा ये 3 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे जाके सॉरी डिवाइड हो जाएगा और k का आंसर क्या आ जाएगा 7/3। तो बेटा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। अब हम पार्ट पे चलते हैं, ये तो कांस्टेंट हमने निकाला। बेटा जो पार्ट नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर y इन टर्म ऑफ x, यानी आपने बेटा y का आंसर निकालना है और y का जो आंसर आए उसमें क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो बेटा आपने क्या किया, आपने ये जो k की वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली 7/3। बेटा इसको पुट कर दें किसके अंदर, हमेशा 1 के अंदर पुट करेंगे। ये मेरे पास बेटा 1 है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये बेटा क्या है k, तो k का आंसर कितना है 7/3 और साथ में आ जाएगा x। ये बेटा हमारे पास y का आंसर आ गया जिसके अंदर x भी मौजूद है, ठीक है बेटा। अब हम मेरे पास पार्ट नंबर जो 2 है बेटा उसके 2 पार्ट है। उसने बोला फाइंड x, देखो उसने क्या बोला बेटा, देखिए कहते हैं फाइंड x, पहले x निकालना और y की वैल्यू दी है, फिर आपने y निकालना और x की वैल्यू दी है, ठीक है बेटा। तो जब बेटा पहला टारगेट है उसने बोला x व्हेन y इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो चलो हम इनकी दोनों की बेटा बारी बारी वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा पहले हम x की निकालते हैं, पहले हम इस टारगेट को अचीव करते हैं। इट्स मीन आपने x की वैल्यू निकालनी है और बेटा जो आपके पास y की वैल्यू वो कितनी है 35, ठीक है। तो बेटा इसको हम किस में पुट करेंगे, हमेशा बेटा हम इसको 1 में ही पुट करते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 1, यानी आप इसको किस में पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे। बेटा जो 1 है वो क्या है y, 1 हमारे पास क्या है y, तो ये देखो ये y है ना, तो y का मतलब बेटा हमारे पास कितना है ये y का मतलब कितना है 3 इज इक्वल टू, ये बेटा क्या है k, तो k का मतलब कितना है 7/3 और ये साथ में आ जाएगा x। बेटा ये नंबर इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 और ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 9, 7 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि ये कैंसिलेशन नहीं होती। ये पहला आंसर निकलाया। अब बेटा दूसरा टारगेट क्या है कि y को निकालना है और अब जो x का आंसर है बेटा वो कितना है, सॉरी बेटा जो हमारे पास y का आंसर था बेटा वो 35 था, सॉरी बेटा जब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास 35 था, तो बेटा जब 35 को आप मिस्टेक बेटा यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी 35, तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 35 मल्टीप्लाई 3, बेटा ये आ जाएगा 3 5 द 15, 1 3 3 द 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 105। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 105 डिवाइडेड बाई 7। अब बेटा आपने क्या करना होता है, आपने इसकी कैंसिलेशन भी करनी है अगर होती हो तो बेटा 105 की जो कैंसिलेशन है 7 पे होती है, 7 1 द 7 और यहाँ पे 35 हो जाएंगे 7 5 द, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा यहाँ पे जो आंसर आएगा x का वो आ जाएगा 15, सॉरी वो बाई मिस्टेक हमने बेटा जो y की वैल्यू है वो 35 लिखनी थी बेटा, तो मैंने 3 लिख दी, ठीक है। अब ये 35 से मल्टीप्लाई के 105 हो जाएगा, 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगला टारगेट है कि y निकालना, अगला जो हमारे पास टारगेट है वो y निकाला और x की जो कीमत है वो बेटा कितनी है 18, x की कीमत कितनी है 18। बेटा पुट किस में करेंगे, हमेशा पुटिंग इन 1, यानी हमेशा इसको किस में पुट करेंगे बेटा 1 में। ये 1 है बेटा, इसको भूलना नहीं, ये y है तो y का वैल्यू चाहिए, इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल, ये बेटा क्या है k, तो k का मतलब 7/3
और बेटा ये x का मतलब 18, ठीक है बेटा 3 6 द 18 7, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 और y का आंसर आ जाएगा 42, और यही हमारा क्या था बेटा टारगेट था। ठीक है, आइए बेटा अब हम पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है वो ये है, आइए इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ y r वेरीज डायरेक्टली t के, अब r और t की वैल्यू दी है ताकि हम k निकाल सकें। उसके बाद कहते हैं फाइंड द इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन निकालनी है कनेक्टिंग r एंड t, जैसे इसमें बोला था y इन टर्म ऑफ x, यही मतलब यानी कहते हैं कि एक इक्वेशन हो, एक इक्वेशन निकालो जिसके अंदर r भी हो और t भी हो। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ t, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ r और t की दी गई है, और t जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया ऑन दी सेम लाइन ये भी करेंगे। तो बेटा कोशिश करेंगे जब आप लोग इन क्वेश्चंस को करें तो आप लोग अपनी बुक को पास रखें ताकि आप लोग साथ साथ स्टेटमेंट को भी क्लियर करें, क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसने बोला है कि r वेरीज डायरेक्टली टू t, ये r बेटा प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो k, और ये हमारे पास आ जाएगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब नेक्स्ट टारगेट होता है आपने k की वैल्यू को निकालना है। अगर आपने k की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन के अंदर देखें तो r की वैल्यू बेटा कितनी है 5 और t की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टू फाइंड k, यहाँ पे लिखते हैं बेटे टू फाइंड k, जब आपने k निकालना है तो बेटा r की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे 5 और t की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे 8। बेटा किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। बेटा जब हम इसको 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज r, और बेटा r का मतलब 5, दिस इज k, और ये t, तो t का मतलब 8। तो बेटा ये आ जाएगा 5 ओवर 8 इज इक्वल टू k, तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा k की वैल्यू। जी बेटा अब उसने बेटा ऑन दी सेम लाइन 3 रिलेशन दिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो बेटा ये वैल्यू हम क्या करेंगे पुटिंग कर देंगे किसमें बेटा, पुटिंग इन 1, यानी k की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा k, तो k का मतलब क्या है 5 ओवर 8, और ये आ जाएगा t। तो ये हमारा बेटा पहला टारगेट आ गया। पहला टारगेट क्या था कि ये एक इक्वेशन है, इक्वल का मतलब इक्वेशन है जिसके अंदर r भी है और t भी है। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कहते हैं आल्सो फाइंड r, अब आप r निकालें और जो t की वैल्यू वो कितनी है बेटे 64। इट्स मीन आप लोग r की वैल्यू निकालेंगे और जो t की वैल्यू वो बेटा कितनी है, t की वैल्यू बेटा वो कितनी है, वो है 64। t इज इक्वल टू 64। बेटा किस में पुट करेंगे, हमेशा बेटा वैल्यू को किसी भी फाइंड करनी है तो बेटा 1 में ही पुट करेंगे। ये मेरे पास 1 है। बेटा आपने क्या करना, r की वैल्यू निकालनी है, तो इट्स मीन r आप एज इट लिख देंगे इक्वल, ये k है तो k का मतलब 5 ओवर 8, और बेटा ये t है तो t का मतलब 64। बेटा ये टेबल पढ़े 8 8 द 64, तो बेटा ये r इज इक्वल टू 5, तो क्या बचेगा मल्टीप्लाई 8, तो r का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 40। यानी जो 2 टारगेट है बेटा वो हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। अब बेटा थर्ड जो टारगेट उसने दिया है वो ये है बेटा, वो कहते हैं कि t की वैल्यू अब आपने फाइंड करनी, यानी पहले r की है और अब आप लोग क्या करेंगे t की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो r की वैल्यू अब उसने दिया वो दी है 20। किसमें पुट करेंगे बेटा, पुटिंग इन 1, हमेशा 1 में पुट करेंगे। बेटा ये r है तो r का मतलब 20 इज इक्वल टू ये k है तो k का मतलब 5 ओवर 8, और ये मेरे पास आ जाएगा t। बेटा ये 8 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड है तो उस तरफ जाके बेटा आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा t। 5 बेटा इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा t। बेटा 5 4 द 20, तो 4 मल्टीप्लाई 8, ये मेरे पास आ जाएगा t। बेटा जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 8 4 द बेटा 32, और ये मेरे पास आ जाएगा t का आंसर।
और यही हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। यानी ये फर्स्ट टारगेट जिसमें एक इक्वेशन बनाई जिसके अंदर ये पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाली बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट यानी एक इक्वेशन बनाई जिसके अंदर आर और टी है, सेकंड में आर निकाला और थर्ड में टी निकाला। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बेटा इसी सीरीज़ के साथ आपको मेरे चैनल के ऊपर मैथ जो 10th क्लास का मैथ है, 9th का मैथ है, तो बेटा उसका एक एक टॉपिक मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।